Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. So, I am Akshay Jain and as you know that हम लोगों ने CSIR नेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाया हुआ है और इस कोर्स में हम लोग सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जिनको भी नेट की प्रिपरेशन करनी है वो लोग अपना रजिस्टर साथ में लें और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएं और हमारी क्लासेस लेते जाएं लाइन टू लाइन ऑर्डर वाइज। आप लोग इनको देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। और लैग्रेंजन हमारा खत्म हो चुका है। अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आपके लिए लाइव क्लासेस लेता हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं लैग्रेंजन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो हमने लैग्रेंजन पढ़ा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कुछ किए थे, परसों कुछ किए थे मतलब सॉल्यूशंस। तो ये हम लोगों ने कर लिए थे सॉल्यूशन, दिसंबर 11 का ये हमारा था सॉल्यूशन। ओके, और ये वाला भी हमारा लैग्रेंजन के ऊपर बेस्ड था, ये भी हमने कर लिया था। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। नाउ आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना, दिसंबर 2014 में ये आया था क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजन। यहाँ पे आपका लैग्रेंजन अब है वो टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है ना, L इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल वाई टी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का v। ये जो v लिखा हुआ है आपको लगा होगा, लैग्रेंजन जो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है ना, जो v लिखा हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ऑप्शंस में स्मॉल v लिखा हुआ है, आप लोग चिंता ना करो, ये स्मॉल v जो है वो कैपिटल V है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको इनमें से देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप सबको लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजन की है, होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, मैंने आपको समझाया हुआ भी था कि जितने वेरिएबल्स के ऊपर डॉट लगता है वही कहलाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, ये कहलाती है हमारी लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो यहाँ पे ये d अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के, ये हमारे पास है लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे क्यू के कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लैग्रेंजन में जिस भी कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ है वो कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। मतलब कि सिस्टम की मोशन के ड्यूरेशन में जो कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लैग्रेंजन में x के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? q के बराबर x है। तो x के करस्पॉन्डिंग ही हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने क्यू के को x मान के इसको आगे सोल्व किया। तो ये देखो आप लोग, d अपॉन डी डेल्टा अपॉन डेल्टा x डॉट माइनस डेल्टा l अपॉन डेल्टा x। तो पहले हमने लैग्रेंजन को x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे x डॉट केवल ये आगे वाला वेरिएबल है तो दो आगे आ जाएगा, तो एम एक्स डॉट बच जाएगा। एक्सपोनेंशियल वाई टी को तो ऐसा कैसा रखो, इसका हो जाएगा पहली वाली टर्म का तो एम एक्स डॉट, फिर माइनस, फिर हम लोग को डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है, मतलब कि ये पीछे वाली टर्म का होगा। और एक्सपोनेंशियल वाई टी मल्टीप्लाई में है इसे, तो माइनस वाला, ये माइनस तो ये वाला है, तो ये वाला माइनस अवेलेबल है हमारे पास। और इसी के साथ में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसको आगे सोल्व करो। अब टाइम के रेस्पेक्ट में दोबारा करना है आपको, तो यहाँ पे आप टाइम के दो तरह से करो, पहले u इंटू वी से करना पड़ेगा आपको, है ना। एक्सपोनेंशियल वाई टी को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, फिर एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा, फिर प्लस, फिर वाई, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वाई आगे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रहेगा और एम एक्स डॉट सिंपल सा। फिर यहाँ पर इसका आपको सिंपल लिखना है प्लस एक्सपोनेंशियल वाई टी समथिंग। एक्सपोनेंशियल वाई टी को कॉमन ले लो और जीरो के बराबर भेज दो। ठीक है ना, तो केवल यही बच जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, एम एक्स डबल डॉट प्लस वाई एम एक्स डॉट प्लस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। देखो ये सवाल, इसमें खास बात ये है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब डेल्टा डी अपॉन डी टी लिखते हैं ना,
डी अपॉन डी टी और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट लिखता है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट आप लिखते हो, फिर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स आपने लिखा। तो आप लोग क्या करते हो फटाफट से, ये जो लैग्रेंजन है इसमें जो पहली टर्म है इसी को आप क्या करते हो एक्सपोनेंशियल वाई टी कर देते हो, इसी को आप एम एक्स डबल डॉट लिख देते हो, फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो सिंपली डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स लिख देते हो बराबर। ये तो करते हो आप जनरली। तो आप ज्यादातर बच्चे अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, सवाल को पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो आप ये वाला आंसर टिक कराओगे ऑप्शन नंबर डी, आप लोग जल्दी जल्दी में करके आ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ जाओगे, जबकि गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें जब आप डी अपॉन डी टी का फैक्टर लगाओगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाई टी को भी इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होगा सॉल्यूशन, ऐसे आपको करना है, लाइन टू लाइन चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, ताकि गलती आपकी ना हो और ऑप्शन नंबर डी आपका ना आए। समझ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमें यूज में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला सवाल तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2016 का है, दिसंबर। The dynamics of a particle governed by L is equal to half m x dot square minus का half k x square minus का k x x dot t। ये लैग्रेंजन दिया हुआ है, आपको डायनेमिक्स निकालना है, मतलब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है और ये पता करना है कि वो किस तरह की मोशन करेगा। बड़ा सिंपल सवाल है, लैग्रेंजन दिया हुआ है, यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल x डॉट है क्योंकि x के ऊपर डॉट लगा हुआ है ना, तो x के रेस्पेक्टिव हम लोगों ने लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा d अपॉन dt डेल्टा l अपॉन डेल्टा x डॉट माइनस डेल्टा l अपॉन डेल्टा x बराबर 0। तो d अपॉन dt m x डॉट माइनस का x kt माइनस का समथिंग जो भी आपने लिखा, तो पहले आप x डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो केवल इस टर्म का हो जाएगा, पहली वाली टर्म का, है ना। और x डॉट के रेस्पेक्ट में इस लास्ट टर्म का भी होगा, इसमें भी x डॉट है, तो इन दोनों का हो जाएगा x डॉट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर तो दो आगे आ जाएगा, तो दो दो कट जाएगा, एम एक्स डॉट माइनस का, यहाँ पर x डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का एक्स के टी बच जाएगा, और माइनस माइनस और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेकंड टर्म का हो जाएगा डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, और थर्ड टर्म का हो जाएगा, है ना। सेकंड टर्म का थर्ड टर्म का हो जाएगा, तो माइनस, आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले माइनस लगाओ, जनरली बच्चे इस माइनस प्लस में गलती करते हैं, तो पहले माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, फिर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू को पुट करो, आराम से करना, ठीक है। तो सेकंड टर्म का करना है आपको डिफरेंशिएट माइनस, फिर लास्ट टर्म का करना है डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डी अपॉन डी टी करना है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट और माइनस का पहले एक्स का हो जाएगा, फिर टी कांस्टेंट, फिर टी का हो जाएगा, वही दो वेरिएबल है टाइम पे डिपेंडेंट, है ना। टाइम पर डिपेंडेंट एक तो कुछ टाइम होता है और एक होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो दोनों का बारी बारी से आपको करना है। ऊपर वाले सवाल में भी आपके पास लैग्रेंजियन टाइम डिपेंडेंट था, यहाँ भी टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए पेशेंस से करना, डी अपॉन डी टी करोगे तो दोनों वेरिएबल का करना पड़ेगा आपको, पहले एक्स का करना पड़ेगा फिर टी का करना पड़ेगा, ठीक है। करोगे सोल्व तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं ना वो अंडरलाइन वाले फैक्टर्स कट जाएंगे, है ना, और बचेगा केवल ये। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये फ्री पार्टिकल की इक्वेशन है। आप देखना मैंने आपको समझाया था, इस तरह की इक्वेशन बनती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कहलाती है, डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो ये जो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहाँ पे आप देखो ओमेगा बराबर 0 है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब टाइम पीरियड का इतना मतलब है ही नहीं उसका, ठीक है। तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। इस तरह से पार्टिकल जो है वो फ्री पार्टिकल बिहेव करता है, समझ आ रहा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई करके ये पता करना है कि पार्टिकल किस तरह की मोशन करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लग गया होगा x डबल डॉट बराबर 0 का मतलब ये है फ्री पार्टिकल मोशन यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही उसकी मोशन का पता चलता है, पार्टिकल की मोशन का, कि वो कैसे मोशन करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट xi एंड eta, और ये आपका आया था
दिसंबर 2018 में आया था ये, शायद 18 में नहीं 17 में आया था, दिसंबर 2017 में आया था। द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट xi and eta are related to the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय x बराबर xi eta, y बराबर हाफ xi eta स्क्वायर। द लैग्रेंजन ऑफ टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको लैग्रेंजन पता करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपको पता ही है यहाँ पर ये टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल मतलब कि एक्स और वाई दोनों वेरी करेंगे, तो पार्टिकल केवल एक ही है, तो एक ही पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या आती है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। दिस इज द सिंपल काइनेटिक एनर्जी फॉर द टू डायमेंशनल सिस्टम। तो आपको पहले एक्स डॉट निकालना पड़ेगा, फिर वाई डॉट निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स बराबर xi n है और वाई बराबर हाफ xi स्क्वायर ईटा स्क्वायर है ना, तो पहले x डॉट निकालो, पहले xi का अवकलन करोगे, फिर उसके बाद में ईटा का डिफरेंशिएट करोगे x मतलब डॉट मतलब t के रिस्पेक्ट में। ठीक उसी प्रकार से y डॉट निकालोगे तो पहले xi का होगा, फिर ईटा का होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि 2 xi डॉट माइनस 2 ईटा ईटा डॉट। अब यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, दोनों 2 को बाहर निकाल लो आप, दोनों 2 बाहर आ जाएंगे और 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, y डॉट बराबर बच जाएगा xi डॉट माइनस ईटा ईटा डॉट। बस x डॉट की वैल्यू को y डॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, ठीक है ना। तो t बराबर हो जाएगा हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। फिर सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको हम ओपन कर लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको हम ओपन कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पीछे a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आप देखना इसका प्लस 2ab, आगे वाली टर्म का प्लस 2ab पीछे वाली टर्म के माइनस 2ab के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो कट जाएगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। इसका a स्क्वायर निकालोगे तो इसमें xi डॉट का स्क्वायर होगा, यहाँ भी आप a स्क्वायर निकालोगे तो xi डॉट का स्क्वायर होगा, तो xi डॉट के स्क्वायर को हम बाहर निकाल लें तो कितना बच जाएगा, ईटा स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर, ये बच गया। ठीक उसी प्रकार से बी स्क्वायर दोनों में से जब आप निकालोगे तो ईटा डॉट का स्क्वायर निकलेगा, तो ईटा डॉट का स्क्वायर बाहर निकाल लो, सिंपली कॉमन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप देखना नेक्स्ट टर्म में xi स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो आप दोनों को बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा, xi डॉट स्क्वायर प्लस ईटा डॉट स्क्वायर। तो दिस इज द सिंपल काइनेटिक एनर्जी टर्म, ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको पता है अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर टू डायमेंशन होता है तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सिंपल पोटेंशियल होता है टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अगर 1D का होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टू डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देखना xi स्क्वायर जो है, ओके, तो x और y की वैल्यू को ऊपर से पुट कर दो, ये आपके पास x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना, फिर इसको आप सोल्व कर लो आगे, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप माइनस 2ab करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो है टर्म, इस टर्म से आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या टर्म है, माइनस का ये 4 आगे रखा हुआ है ना, इस 4 की वजह से 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा, 1/2 xi स्क्वायर ईटा स्क्वायर, और यहाँ पे xi स्क्वायर ईटा स्क्वायर, तो एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो ये आधा बच गया, इधर तो आप इधर क्या बच गया, आधा बच गया, मतलब हाफ xi स्क्वायर ईटा स्क्वायर बच गया। और xi 4 प्लस ईटा 4/4 तो अवेलेबल है ही सही वैसे भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम एक काम करेंगे, 1/4 को बाहर निकाल लेंगे। 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर तो 1/4 था नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बच गया, xi स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया, और ये 1/8 हो ही गया, 1/8 m ओमेगा स्क्वायर लाइक दिस। ओके, नाउ लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक की टर्म लिख दी माइनस पोटेंशियल की टर्म लिख दी। इन दोनों टर्म में आप देखना 1/2 m बाहर ले लो, यहाँ से 1/2 m बाहर आ जाएगा, साथ में ईटा स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर यही बाहर आ जाएगा, 1/2 m xi स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ भी आप देखना
1/2 m जाइज को इटा स्क्वायर बाहर ले लो, तो जो बच गया वो कॉमन अंदर बच जाएगा, बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 17 में आया था, ये भी ऊपर वाला 16 में आया था, फिर सॉरी गलती हो गई, ये वाला 16 में आया था, फिर 17 16 में आया था, है ना। तो द स्प्रिंग कांस्टेंट के हैविंग मास m, देख लो यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसके पास m अवेलेबल है मास। हम लोग जब भी करते हैं क्वेश्चन उसमें मास नहीं होता, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ भी है, जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे ना उनके अंदर भी ये मैंने करवाया हुआ है, फटाफट देख लो। डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली बाय लोडिंग द स्प्रिंग ऑफ विद मास m, कैपिटल M मास की स्प्रिंग को लोड किया हुआ है और स्प्रिंग का खुद का मास कितना है, स्मॉल m है। रिकॉर्डिंग द टाइम पीरियड कैपिटल T for a single oscillation, the experiment is carried out the different masses, then the graph the correctly represent, आपको ग्राफ निकालना है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्प्रिंग देखो स्मॉल m मास की है, इसके ऊपर लगा हुआ है कैपिटल M मास। अब मैंने इस तरह की प्रॉब्लम को समझने के लिए y एक्सिस पर ले लिया मास को, मान लो। तो बेसिक बात है, जब आपका मास स्ट्रेच करेगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग का जो मास है वो वेरी करेगा। यहाँ पर m मास की टोटल स्प्रिंग है, स्मॉल m मास की, मैंने स्प्रिंग का एक छोटा सा मास ले लिया इस dy लेंथ में, मान लो इस dy लेंथ में स्मॉल m मास dm मास ले लिया, और इसकी मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा मान ली। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी सेम रहती है, तो कंप्लीट स्प्रिंग में देखोगे तब भी वही रहेगी, और अगर टुकड़े में देखोगे तो टुकड़े में वही रहेगी। तो लैम्डा बराबर स्मॉल m अपॉन स्मॉल l इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन स्मॉल l इज इक्वल टू dm अपॉन dy। तो मास डेंसिटी का तो कोई चेंज आता नहीं है, आप लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखना, बेसिकली जब स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो ये जो कैपिटल M मास है वो v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है ना, और स्प्रिंग का जो खुद का मास है उस स्प्रिंग का मास भी डिस्प्लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्प्रिंग का मास पहले कंसंट्रेट था एक जगह, जैसे ही स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो मास जो है फैल गया, तो मास के पास भी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो मान लो स्प्रिंग का जो मास डिस्प्लेस हुआ है वो v डैश वेलोसिटी से नीचे गया, v डैश वेलोसिटी से। ये v डैश वेलोसिटी किसका है, ये उस मास का है जो छोटा सा टुकड़ा नीचे गया, मतलब हमने dm मास एक लिया हुआ था, वो dm मास, ये जो dm मास है ये dm मास का टुकड़ा नीचे आया है, तो ये v डैश वेलोसिटी उस dm मास की है। ओके, तो जैसे ही थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दोगे आप, तो यहाँ पे दो मासेस हैं, तो दो मासेस हैं तो दो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगी। पहली आ जाएगी जो नीचे लटका हुआ है मास उसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरी आ जाएगी हाफ डी एम वी डैश स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है उसका आपको निकालना पड़ेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो जिस रेशो में आपका कैपिटल L अपॉन V रहेगा, क्योंकि कैपिटल L पूरी स्प्रिंग का मास है, तो पूरी स्प्रिंग को लीड करेगा नीचे वाला मास, तो L अपॉन V बराबर Y अपॉन V डैश। तो जिस रेशो में आपका लेंथ चेंज हो रहा है ना L अपॉन V डैश, उसी रेशो में आपका स्प्रिंग भी जाएगा V अपॉन V डैश। तो यहाँ से इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो आराम से, इससे आप V डैश निकाल लो, V डैश आपने निकाल लिया V अपॉन L। बस याद रखना कि रेशो सेम रहेगा, जिस रेशो से आपका लेंथ चेंज हो रहा है ना v वेलोसिटी से, उसी रेशो से ये y डिस्टेंस भी चेंज होगी v डैश वेलोसिटी से, है ना, सेम रेशो रहेगा उनका चेंज होने का। बस ये आपको याद है, तो पार्टिकल के लिए आपने लिख दिया, स्प्रिंग के लिए लिख दिया, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये मास जो है 0 से लेके l तक वेरी करेगा, तो 0 से लेके l तक वेरी, dm बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dy, v डैश की वैल्यू पुट कर दो, बस इस y को वेरी करवा दो, y को वेरी करा दोगे तो ये हो जाएगा सिंपली इस तरीके से, और इसको सोल्व कर लो, हाफ m फिर y की वैल्यू पुट कर दो, और एट लास्ट आपको लेमडा की वैल्यू पुट करनी है, लेमडा बराबर m अपॉन l, काट पीट के t बराबर मतलब इतना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और एक ही स्प्रिंग है। अब देखो यहाँ पे मास हाइट कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि आपके डायग्राम में ये जो मास है रेफरेंस एक्सिस पर रखा हुआ है, समझने के लिए मैंने लटकाया इसको, अदरवाइज तो ये रेफरेंस एक्सिस पर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपका मास हाइट कंटेन नहीं कर रहा, केवल स्प्रिंग अवेलेबल है, इसलिए स्प्रिंग की वजह से आपका आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे केवल एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स नॉट लिख दो,
डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स सिंपली निकाल लो, तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका, के अपॉन एम प्लस एम बाई 3। अब आपको तो टी स्क्वायर और एम में ग्राफ प्लॉट करना है, तो टी स्क्वायर एम में ग्राफ प्लॉट आपका हो जाएगा, तो देख लो टी स्क्वायर एम में रिलेशन ये है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m प्लस एम बाई 3। तो अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले देखते हैं हम लोग, अगर m बराबर 0 है तो टी स्क्वायर के पास कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो ये फाइनाइट वैल्यू अवेलेबल है। और अदरवाइज अगर आपने m का वैल्यू चेंज किया तो m का वैल्यू चेंज होगा, टी स्क्वायर भी चेंज होगा, तो इस तरह ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और अगर ट्रिक से निकालना है, ये तो मैंने कंप्लीट सॉल्व किया आपके लिए, अगर आपको ट्रिक से निकालना है तो आप ऐसे समझ लो, हम लोगों ने स्प्रिंग की इतनी प्रॉब्लम करी है ना, अगर कोई मास लटका होता है ना इसी स्प्रिंग से, तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, अंडरवुड 2 पाई अंडरवुड एम अपॉन के। सिंपली पेंडुलम जो होते हैं ना, पेंडुलम के टाइम पीरियड हम लोगों ने पहले पता किए हुए हैं, अंडरवुड एम अपॉन के हमारे पास टाइम पीरियड होता है। अब बस इतना सा फर्क पड़ गया कि यहाँ पे जो मास है वो स्प्रिंग का भी आ गया, तो बस इस m की जगह कुछ एडिशनल मास को ऐड हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास स्प्रिंग का मास पहली बार अवेलेबल है, हमने कभी स्प्रिंग का मास देखा नहीं है प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग के पास मास अवेलेबल है तो टाइम पीरियड के ऊपर उस एक्स्ट्रा मास का इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग खुद ही समझ लो, ट्रिक ये बोलती है, ट्रिक का मतलब ये है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो, जनरली हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जनरली क्या होता है, 2 पाई अंडरवुड एम अपॉन के। अगर सिंपली एक स्प्रिंग से मास लटका हुआ है और स्प्रिंग आपकी मास लेस है, तब तो टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई अंडरवुड एम अपॉन के। बट अगर आपने स्प्रिंग का मास कंसिडर किया, मतलब एक्स्ट्रा मास हमारे पास आ गया, तो सपोज आपने स्प्रिंग का मास कंसिडर किया तो एक्स्ट्रा मास हमारे पास आ गया। ये तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है, बट कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करो तब भी आप सोच लो कि अगर स्प्रिंग का मास हम लोग ऐड करते हैं, मतलब सिस्टम में कैपिटल एम मास के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा मास अवेलेबल है, तो टाइम पीरियड के ऊपर इस एक्स्ट्रा मास का इफेक्ट पड़ेगा। मान लो वो एक्स्ट्रा मास कुछ भी है, मुझे पता नहीं है वो उसका इफेक्ट कितना है सिस्टम में, बस कुछ भी इफेक्ट मान लो, तो अपॉन ये हो जाएगा। तो आप खुद ही सोच लो कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर एम प्लस समथिंग, जो भी आपका इफेक्ट आएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडरवुड एम प्लस समथिंग, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड एम प्लस समथिंग। यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल है, तो आप खुद सोच लो कि इसको थोड़ा सा, टी स्क्वायर तो अंडरवुड तो नहीं आएगा, टी स्क्वायर के साथ तो केवल एम प्लस समथिंग ही आएगा, है ना। तो आप इसी वाले रिलेशन से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप इसी रिलेशन से निकाल सकते हो, टी यही ग्राफ बनेगा। ये तो मैंने आपको एग्जैक्ट दिया है सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिना भी आपका काम बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, तो अभी लेटेस्ट ही आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म व्हेन एडेड टू द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज द इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब आपको एक ऐसी टर्म छांटनी इन चारों में से जो लैग्रेंजियन में ऐड करने पे वो इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज ना करे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा याद रखना कि जब भी कोई टर्म डी एफ अपॉन डी टी इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐड की जाती है ना, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक फंक्शन, सॉरी जेनेटिक फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे, तो कैनोनिकल और जेनेटिक फंक्शन में चीज आपको और क्लियर हो जाएगी कि जेनेटिक फंक्शन क्या करता है, लैग्रेंजियन के कोऑर्डिनेट्स को नए कोऑर्डिनेट में चेंज करवाता है, ठीक है ना। और वो इस तरीके से चेंज करवाता है कि लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन के बेसिक फॉर्मूले चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इफ वी एड अ टर्म डी एफ अपॉन डी टी देन इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। मतलब इनमें से जो भी एक टर्म है वो डी एफ अपॉन डी टी को फॉलो करेगी, डी एफ अपॉन डी टी को वो फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर लैग्रेंजियन 2 डायमेंशनल है, तो एक तरीके से आपको एक उस तरह की टर्म छांटनी है। अब यहाँ पे जेनेटिक फंक्शन f क्या होगा,
तो जेनेटिक फंक्शन एफ आपको इस तरीके से चूज करना है कि वो एक्स में भी चेंज को दिखाए और वाई में भी चेंज को दिखाए। तो आप एफ को एक्स वाई डॉट प्लस वाई एक्स डॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप एफ बराबर एक्स वाई डॉट प्लस वाई एक्स डॉट लेते हो तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट ले लो चूज में। तो हमने ये चूज ले लिया मान लो, तो डी अपॉन डी टी और एफ बराबर ये किया हम लोगों ने, तो मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो एक चीज याद रखना कि डी एफ अपॉन डी टी को अगर हम किसी भी लैग्रेंजन में ऐड करते हैं तो वो लैग्रेंजन की इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज होने से नहीं रोकती है, ठीक है ना। इसे जेनेटिक फंक्शन बोलते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप लोग इतना समझ लो बस कि लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन में इस तरह का एक डी एफ और डी टी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे एफ जो होता है वो लैग्रेंजन के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में से ही निकाल के हमको लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दो है हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एक्स भी है और वाई भी है। तो जेनेटिक फंक्शन एक ऐसा होगा जब आप दोनों को इंक्लूड करके रखोगे, है ना, जिसमें x में भी चेंज दिख रहा हो, देख लो आपको x में भी चेंज दिख रहा है और y में भी चेंज दिख रहा हो, मतलब y में भी चेंज दिख रहा है। ओके, तो जेनेटिक फंक्शन f जो होगा उसके कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, या तो हो जाएगा x डॉट y डॉट प्लस वाई एक्स डॉट, या फिर वो हो जाएगा जेनेटिक फंक्शन f जो हो जाएगा वो हो जाएगा x y डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, ठीक है ना। या फिर जो f हो जाएगा वो हो जाएगा वाई एक्स डॉट माइनस एक्स वाई डॉट, कुछ भी आप ले लो, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। एक्स वाई डॉट प्लस वाई एक्स डॉट ले सकते हो, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट ले सकते हो, वाई एक्स डॉट माइनस एक्स वाई डॉट ले सकते हो। बट हाँ, जेनेटिक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो दोनों कोऑर्डिनेट में चेंज को दिखाए बारी बारी से। तो हम लोगों ने एक चूज कर लिया और केवल यही एक मिला मुझे, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, ठीक है ना, जो y में भी चेंज दिखा रहा है x में भी चेंज, और इसको जब हमने डी अपॉन डी टी करा तो मुझे ये मिल गया। इसका मतलब ये टर्म एक ऐसी टर्म होगी दैट इज डी अपॉन डी टी, जिसको हम लैग्रेंजन में अगर चेंज कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज होने से रोक देगा, ठीक है ना। अब आप इसको आगे समझेंगे जेनेटिक फंक्शन के अंदर जब हम पढ़ेंगे आगे। देखो क्वेश्चन, जून 17 वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। इफ लैग्रेंजियन बराबर हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स टू एन, के और एन जो है यहाँ पे दो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ई नोड की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन है, ठीक है ना। तो आपको निकालना टाइम पीरियड। सिंपल सा टाइम पीरियड निकालना हो चाहे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, इन सब के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आती है ना। तो लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, आप लोग सिंपली लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही यहाँ पे निकाल के लेके आओ, है ना। तो लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, मुझे सोल्व कराना पड़ेगा आपको। तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखना आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ है, लैग्रेंजियन क्या दिया हुआ है, हाफ एम एक्स नोट स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स टू एन। हो सकता है शायद आपको मेरे लिखने के थोड़ी देर बाद दिखाई दे, बट पेशेंस रखना, मैं डबल बार बोल दूंगा। डबल बार बोलने पे आपको वापस से वही चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। तो लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है हाफ एम एक्स नोट स्क्वायर प्लस माइनस का हाफ के एक्स टू एन। यहाँ पे आप देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है, कितने हैं, केवल एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वही होता है लैग्रेंजियन में जिसके ऊपर डॉट लगा होता है। तो यहाँ पर x के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x अवेलेबल है, ठीक है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको पता ही है वैसे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। जैसे यहाँ पे x जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो d अपॉन dt डेल्टा l अपॉन डेल्टा x डॉट माइनस डेल्टा l अपॉन डेल्टा x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखना, आपको अब तो आप इतना सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग d अपॉन dt करेंगे डेल्टा l अपॉन डेल्टा x डॉट, पहले आपको x डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो केवल कितना हो जाएगा, mx डॉट हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला तो x डॉट पर डिपेंड कर नहीं रहा। फिर माइनस
अब आपको डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स करना है, माइनस लगा दो, फिर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स नोट करेंगे, फिर करेंगे डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स। तो जैसे आप डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स करोगे तो के अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है ना, इतना तो पता चलेगा आपको, पावर आगे आती है और एक कम हो जाती है, माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा और एक कम हो जाएगी तो एक्स की पावर 2n-1। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। गलतियां माइनस प्लस की होती है इसमें जनरली, तो माइनस प्लस की गलतियां जो होती है ना, वो आप लोग ऐसे सुधार सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, एम एक्स डॉट का आपको डी अपॉन डी टी और करना पड़ेगा, एम एक्स डॉट का डी अपॉन डी टी और करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा, है ना। जब आप एम एक्स डॉट को डी अपॉन डी टी के साथ करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, वो एम एक्स डबल डॉट। अब यहाँ पे आगे देखना कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1/2 के को तो आप अलग ही रहने दो, है ना। और अगर मैं 2n को अलग लिख दूं और x की पावर 2n-1 को अलग लिख दूं बराबर 0, तो यहाँ देखना 1/2 के को आप अलग ही रहने देना, इसको काट मत देना 2 से, क्योंकि अभी हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ई नोड को इंक्लूड करना है। मुझे यहाँ पे ई नोड को इंक्लूड करके लेके आना है, तो मुझे ई नोड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ई नोड एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन क्या है, एनर्जी की है। अब अगर मैं m का डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी पड़ेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन की फॉर्म। तो मैंने m का डिवाइड कर दिया, तो मान लो मैंने m का डिवाइड कर दिया 2n अपॉन m x की पावर 2n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो केवल मैंने m का डिवाइड किया है। ओके, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं आराम से, ठीक है। तो मैंने m का डिवाइड किया, हमारे पास ई नोड को इंट्रोड्यूस करना है, अभी तो मैं ई नोड को इंट्रोड्यूस करना है कैसे भी करके। तो सपोज ई नोड जो है वो एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पे रखता है, सो लेट हम मान सकते हैं, हमने मान लिया कि ई नोड बराबर पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन रखता है। आप लैग्रेंजन देखो, ऊपर लैग्रेंजन में काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो काइनेटिक तो ऊपर लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं एनर्जी मान लेता हूँ। तो मान लिया मैंने कि ई नोड क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है। तो मान लो ई नोड का फॉर्मूला ये है, क्योंकि डायमेंशन है, तो डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, जूल मतलब जूल, ठीक है। तो चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, डायमेंशन, तो बस ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि ई नोड को इंट्रोड्यूस कैसे करूं। वैसे इसका एक और तरीका है करने का सवाल को, मैं आपको बताऊंगा जब हैमिल्टोनियन पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग हैमिल्टोनियन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप ई नोड, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में सवाल होगा कि ई नोड को हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों माना, हम इसको टोटल एनर्जी मान सकते हैं, बिल्कुल आप मान सकते हो, बट टोटल एनर्जी में तब मानूंगा जब मैं आपको हैमिल्टोनियन पढ़ा दूंगा, क्योंकि हैमिल्टोनियन बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो वहां पे लाग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मुझे, फिर उसको मानना पड़ेगा। बट फिलहाल एक तरीका ये है कि आप इसको अगर मान लेते हो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आप एक्स निकाल सकते हो। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 ई नोड अपॉन एन, 2 ई नोड अपॉन के का पावर 2n, 1/2n, 2 ई नोड अपॉन के का पावर 1/2n हो जाएगा। इससे आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। जब आप इसको लेके चलोगे यहाँ पे, आप देखो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी लेने के लिए बेसिकली मेरे पास इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी लेने के लिए मेरे पास इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आपकी फ्रीक्वेंसी निकल पाएगी। फ्रीक्वेंसी निकलेगी तभी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब यहाँ पे x अवेलेबल नहीं है, तो मुझे x चाहने के लिए, x लेने के लिए, इसको आप देखना, ये वाली जो इक्वेशन जो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस हाफ k 2n माइनस है, इसको थोड़ा सा आप सोल्व करो। मुझे इस इक्वेशन को
d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x की फॉर्म में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x का डिवाइड करता हूँ, प्लस हाफ 2n माइनस m और x की पावर 2n माइनस m, x का डिवाइड कर दो और x का मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो चीज मिलेगी आपको, ये आपको ओमेगा स्क्वायर देगी, ये आपको क्या देगी, आपको ये देगी ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करोगे ना आप इक्वेशन से तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। बट एक और समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्स पर डिपेंड नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी एक्स से इंडिपेंडेंट होती है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी को एक्स से इंडिपेंडेंट बनाना है, तो मुझे एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी ना किसी कांस्टेंट से। तो मैंने इस तरह से इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करने का ठान लिया कि एक्स बराबर यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 2n माई अपॉन m और x की पावर कितना हो जाएगा, इसको आप देखोगे तो x की पावर 2n और x की पावर -2, यही है ना आपका फ्रीक्वेंसी। आप मैंने बाहर निकाल लिया इसको। तो बस ये जो x है ना, इस x को आप रिप्लेस कर दो एनर्जी से, कौन से, तो इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर कर दूं, अगर जो मैंने x का वैल्यू निकाला है ना 2e अपॉन k की पावर 1/2n, तो यहाँ पर x को आपको हटाना है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कभी x पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ऑप्शन, ऑप्शन देखो ना आप, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, सॉरी यहाँ पे k था, मैंने k लिखना भूल गया, यहाँ पे k है, यहाँ पे भी k है, तो k/2 2n अपॉन m और ये हो जाएगा 2e0 अपॉन k, है ना। 1/2n से 2n कट जाएगा तो इतना बचेगा और यहाँ बच जाएगा 2e0 अपॉन k टू द पावर माइनस का 2/2n। बस हो गया काम। तो यहाँ पे आप देखना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, आपको तो केवल e0 का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो e0 की पावर माइनस का सॉरी n माइनस n अपॉन n पर डिपेंड कर रही है और k की पावर माइनस के 1/n डिपेंड कर रही है। आप पावर एडजस्ट करोगे ना, तो पावर एडजस्ट करोगे तो आपका निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो आपका ओमेगा है वो डिपेंड करेगा एनर्जी की पावर n-1/n और k की पावर 1/n। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, 2π/t होता है ना, तो हम ये जानते हैं। तो सिंपली टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, k की पावर माइनस का 1/2n। ठीक है, k की पावर को आपको एक बार एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे k की पावर कितना है, k की पावर यहाँ पर है माइनस का 2/2n, मतलब कि 1/n, और यहाँ पर 1/n और यहाँ पर k की पावर 1 है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप एडजस्ट करोगे तो +1/n। ओके, यहाँ पे प्लस आएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट गलत हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन्वर्स करोगे तो माइनस आ जाएगा और एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी 1-n/2n, बस इस पर डिपेंड करेगी। तो पावर एडजस्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। और ये जो आपका आंसर है ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, -1/2n, ये वाला ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग कल करेंगे अब जेस्ट के क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में एक और तरीके से बताऊंगा जब हैमिल्टन पढ़ा दूंगा। अभी तो आप लोग इतना समझ लो, फ्रीक्वेंसी निकालना हो
चाहे टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, आप इस तरीके से ही इसको करेंगे, ठीक है ना। और बाकी अब अगले वीडियो में गेट वाले और जेस्ट वाले जो लैग्रेंजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लैग्रेंज कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।